तो ये क्यों था, ये अमलेश्वर में उस जगह पे करना है लूट, इसका डिसीजन किसने लिया? हमको बताया कि डिसीजन किसने लिया? इसने लिया, इसने लिया, इसने लिया, किसने लिया? हाँ, ये लोग देखा, बोला ठीक है। कौन बोला? जो अपराधी की मैं कहानी आपको बताने वाला हूँ, जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, इसका कनेक्शन दुर्ग से है, इसका कनेक्शन अमलेश्वर से है और इसका कनेक्शन बिहार से है और इसका कनेक्शन 10 अप्रैल के बाद से शुरू हुए एपिसोड से भी है। इस तरह की कहानी आप फिल्मों में देखे होंगे कि किस तरह से अपराधी जो है पुलिस कस्टडी से भागने के फिराक में रहता है और किस तरह से भाग भी जाता है। तो इस केस में भागा नहीं अनुपम इस बार, लेकिन भागने की फिराक में था। वो पुलिस का पिस्टल निकालता है और पुलिस के पिस्टल से उसने 8 फायरिंग की। मुजफ्फरपुर में एक मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ यानी कि अनुपम झा जो है पुलिस की कस्टडी से भागने की फिराक में वो गोली चलाता है और गोली चलाने के बीच जो है पुलिस की जवाबी फायरिंग होती है। उस जवाबी फायरिंग में अनुपम झा के नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आपने ऐसी कहानी पहले फिल्मों में बहुत देखी होगी कि कोई क्रिमिनल किस तरह से पुलिस कस्टडी से भागता है, वो गोली चलाता है, उसके ऊपर भी फायरिंग होती है। तो ये फायरिंग जो है, ये कहानी जो है आपको बताने वाला हूँ, ये हकीकत है। अब तक आपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा, लेकिन जो क्रिमिनल, जो अपराधी की मैं कहानी आपको बताने वाला हूँ, जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, इसका कनेक्शन दुर्ग से है, इसका कनेक्शन अमलेश्वर से है और इसका कनेक्शन बिहार से है और इसका कनेक्शन 10 अप्रैल के बाद से शुरू हुए एपिसोड से भी है। अनुपम झा 60 से ज़्यादा मामले पंजीबद्ध है अलग अलग थानों में, अलग अलग राज्यों के थानों में। दुर्ग के अमलेश्वर थाना में भी इसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध है, रायपुर में भी दर्ज है। 20 अक्टूबर 2022 ये तारीख आपको याद आ रही होगी। और अमलेश्वर का वो कांड, समृद्धि ज्वेलर्स को जिसने लूटा था और लूटने के बाद उसके संचालक की हत्या कर दी थी। 20 अक्टूबर 2022 को ये कांड को अंजाम दिए। इसके साथियों को दुर्ग पुलिस ने पकड़ा और पकड़ने के बाद 1 साल तक दुर्ग जेल में इसे रखा भी। 14 नवंबर 2023 को अनुपम झा, जिसके खिलाफ कई संगीन अपराध अलग अलग थानों में पंजीबद्ध हैं, 14 नवंबर 2023 को पुलिस कस्टडी से ये उस दिन भी भागने में सफल हो जाता है जिस तरह से इससे पहले वो 2-3 बार भाग चुका है। अनुपम झा जिला अस्पताल में अपने इलाज कराने के लिए गया था और वहाँ से 2 आरक्षकों के मोबाइल छीनकर, पिस्टल दिखाकर वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद से दुर्ग पुलिस लगातार उसे ढूंढ रही होती है सरगर्मी से। ऐसा कोई थाना नहीं बिहार का, ऐसा कोई थाना नहीं यूपी का, ऐसा कोई थाना नहीं एमपी का और ऐसा कोई थाना नहीं छत्तीसगढ़ का जहां उसकी तस्वीर दुर्ग पुलिस ने ना भेजी हो। दुर्ग पुलिस लगातार सरगर्मी से उसे ढूंढ रही थी। अचानक से 10 अप्रैल को दुर्ग पुलिस के पास एक इनपुट आता है। दुर्ग पुलिस के पास एक खबर आती है कि अनुपम झा के संबंध में क्या जानते हो। दुर्ग पुलिस तत्काल उसे फोटो भेजती है और फोटो भेजने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू होता है बिहार पुलिस और छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस का। दरअसल 10 अप्रैल को एक बड़ा कांड हुआ था, 10 अप्रैल 2024 को, और उस कांड में भी अनुपम झा शामिल था। अनुपम झा ने तकरीबन 51 लाख की लूट को अंजाम दिया और 51 लाख की लूट को अंजाम देने के बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जम्मू चले गया। साथ में थी गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड की माँ और एक बच्चा। बच्चा किसका है ये पता नहीं। और अनुपम झा ने अपना लुक टोटल बदल दिया है। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे पुरानी तस्वीर और आज की मौजूदा तस्वीर कैसी है। जम्मू कश्मीर माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, ऑनलाइन दर्शन कराने के लिए इसने अपना रसीद बुक कराया गर्लफ्रेंड ने, चूँकि पुलिस को गर्लफ्रेंड के बारे में पहले से जानकारी थी। और जैसे ही गर्लफ्रेंड ने ऑनलाइन ट्रांसफ़र पेमेंट किया, उसके बाद पुलिस अलर्ट हो जाती कि अनुपम झा जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो सकता है, उसकी गर्लफ्रेंड का ट्रांजैक्शन हुआ है जम्मू में। पुलिस की टीम रवाना होती है और पुलिस की टीम को जो चाहिए होते हैं सबूत, वो सारे सबूत मिलते हैं, जिससे स्पष्ट होता है, जिससे सही साबित होता है कि अनुपम झा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। पुलिस की टीम कॉल ट्रेस करके उसे ढूंढती है और ढूंढने के बाद जो है कटरा से उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद बिहार पुलिस उसे लेकर आ रही होती है। तभी मुजफ्फरपुर के पास बिहार में फकोरी करके एक जगह है और उस फकोली जगह में वो रुकता है, गाड़ी रुकवाता है। गाड़ी रुकवाने के बाद बाथरूम जाने के बहाने वो पुलिस का पिस्टल छीनकर फायरिंग करता है, 8 फायरिंग। मैंने कहा तो शुरुआत में कि इस तरह की कहानी आप फिल्मों में देखे होंगे कि किस तरह से अपराधी जो है पुलिस कस्टडी से भागने के फिराक में रहता है और किस तरह से भाग भी जाता है। तो इस केस में भागा नहीं अनुपम इस बार, लेकिन भागने की फिराक में था। वो पुलिस का पिस्टल निकालता है और पुलिस के पिस्टल से उसने 8 फायरिंग की। 8 फायरिंग की गोलियां जो थी पुलिस की गाड़ी पर लगी
और जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, उसे पहले समझाइश भी दी कि तुम सरेंडर हो जाओ, तुम पकड़े जाओगे, लेकिन वो माना नहीं। पुलिस की 2 गोली उसके पैरों में जा लगी और पैरों में गोली लगने की वजह से वो फिर से पकड़ा गया। और उसके बाद दुर्ग पुलिस एक्टिव होती है और दुर्ग पुलिस के उसके बाद से, हालांकि इससे पहले पुलिस लगातार जांच कर रही थी, पुलिस लगातार बात कर रही थी, आपस में बात कर ही रहे थे समन्वय बनाकर, और अनुपम झा को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अनुपम झा जो है उसे बिहार पुलिस ने अरेस्ट करके रखा हुआ है और उसके ये भी बताया जा रहा है कि उसके पैरों में जो गोलियां लगी हैं और पैर में गोली लगने की वजह से उसके पैर काटने की नौबत भी आ गई है। इस संबंध में वहाँ के आईजी ने भी पोस्ट किया है कि अनुपम झा का क्या स्टेटस है। अनुपम झा के बारे में इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि अमलेश्वर थाने के अंतर्गत समृद्धि ज्वेलर्स में इसने अपने साथियों के साथ कांड किया था, गोली मारकर हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद ज्वेलरी शॉप को लूट लिए थे। उस समय की दुर्ग पुलिस ने काफ़ी सक्रियता से महज 1 से 2 दिन में इस पूरे केस का खुलासा किया था। बनारस, MP, अलग अलग जगहों से उसे पकड़ कर लाए थे और उसके बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था, उसके साथियों को। और अनुपम झा इससे पहले भी रायपुर में पेशी के दौरान से फरार हो चुका था और उसके बाद दुर्ग और उसके बाद जो है अब कटरा से वो पकड़ा गया और कटरा में पकड़ने के बाद जो है मुजफ्फरपुर में एक मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ यानी कि अनुपम झा जो है पुलिस की कस्टडी से भागने की फिराक में वो गोली चलाता है और गोली चलाने के बीच जो है पुलिस की जवाबी फायरिंग होती है। उस जवाबी फायरिंग में अनुपम झा के पैर पर गोली लगती है और पैर पर गोली लगने की वजह से वो चोटिल होता है और घायल होता है। घायल होने के बाद उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। अनुपम झा के बारे में आपको बता दूं कि अनुपम झा को दुर्ग पुलिस लाने के लिए, ट्रांजिट रिमांड में लाने के लिए बिहार चली गई है और इस संबंध में SP जितेंद्र शुक्ला ने पुष्टि की है कि हाँ, वो पकड़ा गया है। चूँकि लगातार पुलिस, दुर्ग पुलिस और बिहार पुलिस आपस में कोऑर्डिनेशन करी थी और इस केस में अनुपम झा अपनी गर्लफ्रेंड के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वजह से पकड़ा गया है। अब जम्मू का इनपुट कैसे मिला आपको बता दें कि जब आरोपी अनुपम झा को जिला अस्पताल से फरार हो जाने के बाद पुलिस लगातार तलाश करी थी, उसका मोबाइल ट्रेस नहीं हो पा रहा था। इस बीच बिहार पुलिस ने दुर्ग पुलिस से अनुपम झा के मामले में संपर्क किया। जैसे मैंने आपको पहले बताया, दुर्ग पुलिस ने बिहार पुलिस को उसके बारे में सारी जानकारी दी थी और दुर्ग पुलिस के बताए गर्लफ्रेंड के अनुसार पर उसे पकड़ा गया। वो भी आपको बता दें कि कैसे पकड़ाया। बिहार पुलिस को दुर्ग पुलिस ने अब तक पूरी जानकारी शेयर की थी, जिसमें अहम कड़ी बना उसकी गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर। इसी आधार पर बिहार पुलिस ने आगे की जांच बढ़ाई और तकनीकी मदद से जम्मू के कटरा से अनुपम झा को पकड़ा और दुर्ग पुलिस भी बिहार पहुंच चुकी है। और एक सवाल और है कि गर्लफ्रेंड के साथ, अनुपम झा की गर्लफ्रेंड के साथ उसकी मां थी और एक बच्चा था, वो बच्चा कौन था ये अभी पता नहीं चल पाया है। और जम्मू से अनुपम को लेकर जो है बिहार पुलिस जो है मुजफ्फरपुर पहुंच चुकी है और यहाँ सरकारी अस्पताल में उसे भर्ती करा गया है। मुजफ्फरपुर के आईजी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा है कि इलाज के दौरान डॉक्टर ने अनुपम का पैर काटने की आशंका जताई है, यानी कि पैर काटने की नौबत आ सकती है और प्रोटेक्शन वारंट पर जो है दुर्ग पुलिस जो है अनुपम झा को दुर्ग लाएगी। दुर्ग SP जितेंद्र शुक्ला ने बताया है कि बिहार पुलिस ने वहां हुई लूट की घटना के बाद हमसे संपर्क किया था। उन्हें हमारे यहाँ से मोबाइल इनपुट शेयर किया गया था, जिसे उन्होंने इंटरसेप्ट कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बिहार पुलिस संपर्क में है और दुर्ग से टीम गई हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि और इसने अपनी पहचान छिपाई ली थी ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। आरोपी अनुपम झा बहुत शातिर है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 60 से ज़्यादा अपराध पंजीबद्ध है और कोई भी जेल में वो 1 साल से ज़्यादा टिकता नहीं है। इस बात की पुष्टि पिछले दिनों जब उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी तब पुलिस ने भी कही थी। दुर्ग जेल से भागने के बाद उसने अपना हुलिया बदल लिया था। पहले वो लंबे बाल और दाढ़ी रखा करता था और दुर्ग से भागने के बाद उसने अपने बाल कटवा लिए, छोटे करवा लिए और क्लीन शेव रहने लगा। उसे लगा कि अब उसे पुलिस पहचान नहीं सकती, इसलिए उसे कहीं भी मास्क इस्तेमाल नहीं किया है। पुलिस को मिले कुछ CCTV फुटेज में अनुपम को पहचानने में थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही थी, लेकिन जम्मू के कटरा में पुलिस ने उसे पहचान लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के दौरान जो है उसे पुलिस ला रही थी, उसी बीच में मुठभेड़ भी हो गई। अनुपम जो है जख्मी है और जख्मी होने के बाद से जो है वो अस्पताल में भर्ती है। और आपको बता दें कि अनुपम के खिलाफ 60 से अलग अलग मामले दर्ज हैं, 60 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। अनुपम झा पर जो है अलग अलग राज्यों में मामला दर्ज हैं। इसमें दुर्ग में 3 मर्डर, लूट, हाफ मर्डर जैसे संगीन मामले हैं। वहीं 4 राज्यों में भी केस है, लेकिन उसके गृहनगर यानी कि बिहार के वैशाली के राजा पाकड़ थाने में एक भी अपराध नहीं। उसने अपने घर को अपराध मुक्त कर रखा था, यानी कि खुद अपराध नहीं करता था अपने घर में, वो अलग अलग राज्यों में जाकर बड़े बड़े कांड करता था। और इसीलिए जो है अनुपम झा इतना फेमस भी है अपराधियों में कि कोई जेल में 1 साल से ज़्यादा, 2 साल से ज़्यादा नहीं टिकता है। और अमलेश्वर में उसने हत्या की थी, समृद्धि ज्वेलर्स के संचालक को गोली मारकर
मौत के घाट उतारा था और मौत के घाट उतारने के बाद जो है उस ज्वेलरी शॉप को लूट लिया था। तो जरूरी अपडेट था, आपको जानना जरूरी था। इस तरह के और भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस केस को लेकर आने वाले दिनों में दुर्ग पुलिस जरूर खुलासा करेगी, वो भी हम आपको बताएंगे कि आखिर और वो कौन सी कहानी थी जिसको आपको जानना जरूरी है। 10 अप्रैल 2024 को सदर थाना के अंतर्गत एक ज्वेलरी शॉप है कोलकाता ज्वेलर्स, उसमें दिन में 3 अपराध कर्मियों के द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें काफ़ी ज्वेलरी आइटम्स उनके द्वारा लूट के ले जाए गए थे। इसी घटना के आलोक में एक SIT बनाई गई थी जो सिटी SP उनके नेतृत्व में बनाई गई थी, और DSP टाउन 2 और ASP टाउन और हम लोगों की जो DIU की टीम है और सदर थाने की टीम इसमें लगातार होमवर्क कर रही थी। और इस इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों ने पूरे शहर में लगभग 200 से ज़्यादा जो कैमरे हैं CCTV उन पर काम किया, और फाइनली एक जगह CCTV में हम लोगों की एक लोकेशन कैद हुई, जिस गली में लगभग 12:15 बजे एक बाइक पर, जो कि येलो कलर की बाइक थी जो घटनास्थल में प्रयुक्त हुई थी, उसमें 2 अपराध कर्मी एक गली में जाते हुए दिखाई देते हैं, और उसके 15 मिनट बाद में सेम गली से 3 अपराध कर्मी वापस आते हुए दिखाई देते हैं। हम लोगों ने इस आधार पर उस एरिया को चिन्हित किया, उस एरिया में होमवर्क करके घर को चिन्हित किया, उस घर में रेड की गई, और उसमें से फिर उस दौरान 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें से एक का नाम विकास झा है और दूसरे अपराध कर्मी का नाम अरविंद कुमार है। इन लोगों से पूछताछ के दौरान इन लोगों ने अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया, और इस घटना में जो अन्य 3 अपराध कर्मी थे जो घटनास्थल पर आए थे उनके बारे में जानकारी दी। फिर टीम उस इनपुट के आधार पर लगातार काम कर रही थी। इसी बीच इनपुट प्राप्त हुआ कि इसका जो मुख्य अपराध कर्मी है जिसका नाम अनुपम झा है उर्फ रिपू झा, जो वैशाली के राजा पाकड़ के रहने वाले हैं और काफ़ी कुख्यात अपराध कर्मी हैं, और गोल्ड लूट के इन्होंने अन्य राज्यों में बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। उनकी लोकेशन जम्मू कश्मीर में कटरा के आसपास है। टीम वहाँ गई, कटरा के पास से इनको डिटेन किया गया और पूछताछ के लिए वहाँ से लाया गया। रास्ते में इनसे इंटरोगेशन हुआ, इन्होंने अपना अपराध स्वीकारा और बताया कि जो अन्य साथी हैं वो वाराणसी में हैं और जो भी लूटे गए ज्वेलरी आइटम्स हैं वो वाराणसी में रखे हुए हैं। टीम ने बनारस में रेड की, लेकिन जो उनके 2 अन्य साथी थे वो तो भागने में सफल रहे, लेकिन एक ज्वेलर है जिन्होंने इस माल को परचेज किया था उनकी भी गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम मनीष सेठ है। इसके अलावा एक जय हिंद मौर्य नामक एक अपराध कर्मी है जो उत्तर प्रदेश जौनपुर के रहने वाले हैं, वो बिचौलिए की भूमिका में थे, और उन्हीं का ही एक वहाँ पे फार्म हाउस है जिसमें बैठ के इस पूरी योजना को अंजाम दिया गया था। तो इस प्रकार से इस पूरी घटनाक्रम में अभी तक हम लोगों ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है, और जो लूटा हुआ ज्वेलरी आइटम था उसमें से लगभग 1 kg चांदी है और 15 ग्राम गोल्ड है, उसको हम लोगों ने रिकवर किया है। 2 अपराध कर्मी इसमें अभी भी फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कल देर रात्रि में जब इन सारे अपराध कर्मियों को जिला लाया जा रहा था बनारस से, तो उसी क्रम में आज सुबह 4 बजे जो मुख्य अपराध कर्मी अनुपम झा, इन्होंने 4 बजे शौच के बहाने से गाड़ी से उतरे, और हम लोगों के पुलिस पदाधिकारी उनके बगल में खड़े थे, उनके द्वारा पुलिस पदाधिकारी को धक्का दिया गया, और धक्का दे के ज़मीन में जब वो गिर गए तो उनका पिस्टल निकाल के पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगे। लगभग 8 राउंड गोली उनके द्वारा चलाई गई, जिसमें से 2 बुलेट्स हम लोगों की जो गाड़ी है उसके ऊपर लगे हैं। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा नियंत्रित फायरिंग की गई चेतावनी देके, जिसमें से 2 गोली अपराध कर्मी अनुपम झा के पैर में लगी हैं, वो अभी इलाजरत हैं। जम्मू कश्मीर से कहीं और भागने का प्रयास नहीं था? नहीं, जम्मू कश्मीर वो एक्चुअली गए थे धार्मिक प्रयोजन से, एक धार्मिक उद्देश्य से वहाँ दर्शन करने गए थे माता वैष्णो देवी के, और जब वहाँ से वो नीचे उतर रहे थे उस समय पुलिस के द्वारा इनको डिटेन किया गया है, और इस टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है और बड़ा सराहनीय कार्य किया है, और एक कुख्यात अपराध कर्मी की गिरफ्तारी भी की है। ये अपराध कर्मी अभी छत्तीसगढ़ में दुर्ग में वांटेड हैं। 2023 में इनकी गिरफ्तारी वहाँ पे एक ज्वेलरी लूटकांड हुआ था, अमलेश्वर सर्राफ थे उनकी दुकान पे, और गोलीबारी के दौरान उनकी हत्या भी इनके द्वारा कर दी गई थी, इनकी टीम के द्वारा। और जब इनकी गिरफ्तारी की गई तो ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गए बहाना बना के, और हॉस्पिटल में इनके सहयोगी लोग आए जिनके द्वारा वहाँ फायरिंग की गई, और हॉस्पिटल के कर्मियों को और वहाँ के पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पे थे उनको बंधक बना के एक कमरे में बंद कर दिया गया, और इनको लेकर भागने में वो लोग सफल हो गए।